अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज हम एक और अहम मौजू के हवाले से बात करते हैं हेयर फॉल, जो कि आमतौर पर आजकल नौजवानों में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर तशवीश की बात यह है कि इलाज के हवाले से अगर हम वादी कश्मीर या जम्मू और कश्मीर पूरे खित्ते की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में ऐसी सहूलियात नहीं है, ऐसे अस्पताल कायम नहीं किए गए हैं जिसको लेकर जितने भी मसले मसाइल है वहां तक पहुंच सके। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शुमाली हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ डॉक्टर के अरोरा, जो इसी हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे, आजकल देखने को मिल रहा है काफ़ी छोटी उम्र के बच्चों में भी हेयर डिजीज़ के कई सारे कारण हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकते हैं इस चीज़ के? कश्मीर के मेरे सभी दोस्तों को और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बिल्कुल, हेयर एक बालों की सबसे बड़ी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले हेयर फॉल हम देखते थे कि मिडिल एज में 40-50 के बाद होता था, मगर आज देखने में आ रहा है कि जवान लोग 20-20 साल के, 18-18 साल के लोगों में, बच्चों में भी गंजापन आ रहा है और उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। वक्त से पहले ही सफ़ेद होते जा रहे हैं और वक्त से पहले ही गंजापन आता जा रहा है। ये बिल्कुल बेसिकली देखा जाए तो ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जिसे हम कहते हैं ख़ानदानी गंजापन। ये हर इंसान में आना होता है। अगर किसी इंसान के माता की तरफ से और पिताजी की तरफ से गंजेपन की हिस्ट्री है तो उस इंसान में वक्त आने पर गंजापन ज़रूर आएगा। हाँ, मगर मेंटल टेंशन ज़्यादा है, खाने का सिस्टम ठीक नहीं है और किसी किस्म की वर्क लोड ज़्यादा है, मेंटल टेंशन है, हेल्दी फूड नहीं है, तो यही गंजापन जो कि नॉर्मल 40 या 50 के बाद होता है, आजकल यंग लोगों में ही, यंग बच्चों में ही, जवान लड़कों में भी दिखने लग गया है। यहाँ तक ही नहीं कि लड़कों में ही, इवन लड़कियों में और लेडीज़ में भी हेयर फॉल की और गंजेपन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम बेनिफिट्स और रिस्क की बात करें, अगर हम ट्रांसप्लांट करते भी हैं तो उसके बाद बेनिफिट्स और रिस्क की बात करते हैं तो वो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, जब हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन के लिए कोई इंसान आता है, उसके मन में बहुत किस्म के डाउट होते हैं, बहुत किस्म के सवाल होते हैं कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। एक तरफ तो उसका मन खिंच रहा होता है कि मैं बाल लगवाऊं, मैं यंग दिखूं, मैं खूबसूरत दिखूं, हैंडसम दिखूं, मेरी पर्सनैलिटी में सुधार हो, मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरी लुक बहुत अच्छी हो। और दूसरी तरफ उसके मन में अलग अलग किस्म के डर होते हैं कि कहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। दूसरा, उसके मन में डर होता है कि मेरे को दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, तकलीफ़ होगी तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। अलग अलग किस्म के उनके मन में शक होते हैं। नंबर एक, जहाँ तक डर की बात है कि दर्द का डर है, ये बिल्कुल क्लियर है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। सिर्फ एक छोटे से इंजेक्शन के ज़रिए पूरे सिर को सुन्न कर दिया जाता है, जबकि वो इंसान जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है वो पूरे होशो हवास में होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में दिन पूरा ज़रूर लगता है, पर बीच में क्लाइंट को ब्रेक दी जाती हैं और सिर्फ जो दर्द है एक सिर के पीछे जो एनेस्थीसिया लगने का है और जो सिर के ऊपर जब बालों की जड़ें लगानी हैं उसका दर्द ही सिर्फ एक इंजेक्शन का होता है। इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं लगाया जाता और किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता। और डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर हम इस क्लिनिक की बात करें जो लुधियाना में वाक़ा है, तो किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो कैसा रहता है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं पेशेंट्स को? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी यंग लड़का या लड़की, नौजवान के बाल झड़ रहे हैं तो वो हमारे साथ जल्दी संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर पहले ही बताया जा चुका है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9988091800। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9988091800 पे संपर्क करें। अगर उनका हेयर फॉल है तो हम उनका टेस्ट कराएंगे, उनका हार्मोनल लेवल चेक करेंगे, उनके ब्लड में बायोटिन की कमी या फेरेटिन की कमी
या थायराइड की प्रॉब्लम या हर किसी किस्म की भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, उसके बारे में चेक किया जाएगा। और उनका हेयर फॉल रोकने के लिए जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि लेज़र थेरेपी, जैसे कि पीआरपी थेरेपी, इनसे करने से और प्लस मेडिसिन थेरेपी, इन तीनों का इलाज कम्बिनेशन करने से हम उनका आगे का हेयर फॉल रोकेंगे, उनके बालों का लाइफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको गंजापन जल्दी डेवलप ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम हेयर प्लांटेशन की बात करें तो इसके लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए? क्या कोई मखसूस एज होनी चाहिए जिसके बाद ये हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? ये व्यूवर्स को बता दीजिए। अगर किसी को गंजापन आ चुका है, सिर खाली हो चुका है, तो उस हालत में पक्का जो इलाज है उसका हेयर ट्रांसप्लांट है। जब गंजापन डेवलप हो जाता है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई तेल, कोई दवाई, कोई लेज़र या पीआरपी या मेडिसिन काम नहीं करती। जब गंजापन पूरा डेवलप हो चुका होता है, उसका पूरा और आखिरी इलाज वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बिना गंजेपन में बाल नहीं उगाए जा सकते। बिल्कुल जैसा कि आपका कहना भी दुरुस्त है, तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो एक सर्जरी में अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो एक सर्जरी में कितना वक्त लगता है और उसके बाद क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो भी बता दीजिए व्यूअर्स को। मैं पहले हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे सिर में दो किस्म के बाल होते हैं। सिर के ऊपर वाले बाल जो कि झड़ते हैं, और सिर के पीछे वाले और साइडों वाले बाल जो कभी भी नहीं झड़ते। ये परमानेंट बाल होते हैं। हम किसी बुज़ुर्ग के भी बाल देखें तो उनके बाल भी लंबी उम्र तक बरकरार रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, अगर किसी इंसान को हेयर गंजापन आ चुका है तो उसका इलाज सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है। किसी किस्म की दवाई या पीआरपी या लेज़र थेरेपी या मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं करेगी। सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक आखिरी इसका इलाज है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पर मेरे जहन में आई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं, क्या उनका इलाज भी होता है? क्या वो भी उम्मीद रख सकते हैं कि उनके जो सर पे है उनके सर पे भी बाल कभी उग सकते हैं? ये बता दीजिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में अपने ही बाल लगने हैं, शरीर पे बाल होने चाहिए। अच्छा, शरीर पे कहीं पे भी बाल होने चाहिए। बिल्कुल। मैं इसमें अगर सिर के पीछे का किसी इंसान का डोनर एरिया कम है, जहाँ से पूरा सिर को कवर नहीं किया जा सकता, यानी कि सिर के पीछे बालों का रिज़र्व, बालों के ग्राफ्ट कम हैं और पूरा सिर कवर नहीं किया जा सकता, उस हालात में हम जबड़े से नीचे वाली दाढ़ी, यानी कि इस जबड़े से नीचे वाली दाढ़ी के जितने भी बाल हैं, इनको भी निकाल के सिर के ऊपर लगा सकते हैं। अगर ये लगाने के बाद भी ज़रूरत पूरी ना पड़े तो उस हालत में हम छाती के बाल और प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी निकाल के सिर के ऊपर उगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है, अगर मैं ख़ास तौर पे अपनी रियासत की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, कुछ लोगों में डर जैसा माहौल होता है। अगर उनको हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं हम, अगर उनको बोला जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सही चीज़ है, जिसके सर पे बाल नहीं है उसको हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग डर भी जाते हैं कि कहीं इसके बाद उनके सिर में दर्द ना हो। तो ये थोड़ा सा वाज़ेह करें, क्या कहीं पे ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद सिर में दर्द हो या दीगर मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ सकती हैं? क्या लगता है आपको? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। डर इंसान में हो सकता है, मगर मैं ये बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी की जाती है वो सिर की चमड़ी में की जाती है, यानी कि स्कैल्प में, स्कैल्प की स्किन में की जाती है। हम बोन को टच नहीं करते, हम दिमाग को टच नहीं करते। इस प्रोसीजर में किसी किस्म का अनस्थीसिया, यानी कि मरीज़ को बेहोश नहीं किया जाता। बेहोश करने वाली सर्जरी में किसी किस्म का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये लोकल अनस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए ये बिल्कुल ही सेफ़ सर्जरी है। हाँ, अगर किसी अच्छे सेंटर पे इंसान नहीं जाता तो वहाँ पर अगर स्टरलाइजेशन पूरी नहीं है, वहाँ पर उस हालत में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो वो किसी डेफिनेटली क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट,
क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या वो सेंटर जो बहुत लंबे साल से तजर्बे के साथ हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है वहाँ पर करवाएं। अगर कोई इंसान अनक्वालिफाइड या टेक्नीशियन सेंटर जहाँ पे पूरी फैसिलिटी नहीं है, जहाँ स्टरलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं की जाती, जहाँ इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल नहीं हैं, उस हालत में हेयर ट्रांसप्लांट का भी रिस्क हो सकता है। बिल्कुल, आपका कहना भी दुरुस्त है। आपने एक अहम बात यहाँ पे डॉक्टर साहब बताई कि कई लोग हमने ऐसे भी पाए हैं, अगर हम कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करें या दीगर जितनी भी रियासतें हैं, तो धोखाधड़ी करने के हवाले से काफ़ी लोग भी सरगर्म हैं। तो कैसे इन लोगों को बेनकाब किया जा सकता है, कैसे इन डॉक्टरों को पहचाना जा सकता है जो लोग नकली क्लिनिक्स खोल के रखे हुए हैं? तो इनके लिए आप लोगों तक कैसे मैसेज पहुँचाएंगे, क्या करना चाहिए लोगों को? कश्मीर के लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। वो घर पे बैठे हुए इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वो भोले भाले लोग हैं। वो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर देख के ही सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं। अगर किसी ने ट्रांसप्लांट कराना है तो सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए ना देखें, सेंटर पे विज़िट करें, डॉक्टर से पर्सनली मिलें, अपना डर्मेटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएं, अपने डोनर एरिया की जांच करवाएं, यहाँ से कितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं। डॉक्टर की डिग्री के बारे में ज़रूर इंक्वायर करें। वहाँ की टीम जो काम करवाती है साथ में, उसका तजर्बा कितना है और वो कितने सालों से काम करवा रहे हैं, ये ज़रूर देखें। और साथ में वहाँ पे स्टरलाइजेशन, यानी कि जो मशीनों से इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज किया जाता है, उसकी तहकीकात ज़रूर करें। और साथ में डॉक्टर से ज़रूर मिलें और वहाँ के रिज़ल्ट ज़रूर देखें कि वहाँ के रिज़ल्ट कैसे हैं। और उसकी तसल्ली होने के बाद डॉक्टर से कुछ रेफरेंसेस ज़रूर दें कि डॉक्टर साहब आप हमें बताइए, आपने जो जिन लोगों का किया है, कुछ लोगों से मिलवा के हमारी तसल्ली करवाइए। और तसल्ली करवाने के बाद ही अपने बालों का ट्रांसप्लांट कराएं, ना कि इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के कि ये सस्ता सेंटर है, बिना जांच पड़ताल किए, बिना डॉक्टर से मिले वहाँ पहुँच गए और देखा कि काम सस्ते में हो गया और काम करने वाला डॉक्टर ही नहीं था, वो एक टेक्नीशियन था। तो आपकी उस सेंटर से उम्मीद पूरी नहीं होगी, आपके वहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपका पैसा ज़ाया जाएगा और साथ में ये भी रिस्क होगा कि कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई बार हमने भी देखा है, कई लोगों के साथ ऐसे धोखे भी हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो कब उसके जो हेयर है वो ग्रो करने लगेंगे और कब उसके सर पर अच्छे से बाल आ जाएंगे? कितना टाइम लगता है इस पर? हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर, हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 1 दिन का प्रोसीजर है। और अगर किसी का डोनर एरिया, सिर के पीछे वाला रिजर्वायर जहाँ से रूट्स लेनी है, कम है, तो उस हालत में अगर दूसरा दिन भी लग सकता है जब दाढ़ी में से या छाती में से बाल निकाल के लगाने हों। सो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर 1 या 2 दिन में पूरा हो जाता है। तीसरे दिन ड्रेसिंग, सिर के पीछे रखी हुई पट्टी निकाली जा सकती है। ड्रेसिंग के निकालने के बाद सिर के ऊपर सर्जिकल कैप डाल के, उसके ऊपर रुमाल बांध के या हैट डाल के या स्पोर्ट्स कैप डाल के इंसान अपनी रूटीन की एक्टिविटी कर सकता है। और तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद सिर को खुला भी रखा जा सकता है। 10वें दिन के हेड वॉश के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा कि उस इंसान ने बालों का ट्रांसप्लांट कराया है। सिर के ऊपर छोटे छोटे बाल उगे हुए नज़र आते हैं, ऐसे लगता है कि इस इंसान ने ट्रांसप्लांट नहीं कराया, इसके सिर पर पहले से ही बाल थे और इन्होंने मशीन चला के अपने बाल छोटे किए हुए हैं। और ये जो बाल की रूट्स लगाई जाती हैं, इनको पूरे तरीके से ग्रो करने में 4 से 6 महीने में इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, मगर इनकी पूरी ग्रोथ 1 साल में आती है। 4 महीने में सिर भरा हुआ नज़र आने लग जाता है। बिल्कुल, मतलब 4 महीने में इंसान के सर पर बाल उग सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। सर, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी क्लिनिक्स खुली है, तो अगर सत्यम क्लिनिक की बात करें तो यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है, क्या यहाँ पर स्पेशलिटी है? अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना सिर्फ बालों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी बालों की जाती है। इसके लिए हमारे पास LLLT, लो लाइट लेज़र थेरेपी है, जिससे लगाने से बालों का आगे झड़ना रुक जाता है।
हम पीआरपी करते हैं, वो भी स्पेशल किस्म की किट के द्वारा, जिसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है, जिसमें जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही हाई क्वांटिटी में होती है और उसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए लोग आते हैं, वो मैंने अक्सर लोगों का देखा है कि जो ट्रांसप्लांट करा के बाहर से आते हैं, उनके सामने देखने से ही पहचान हो जाती है कि इस इंसान ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। हम अपनी जो हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, स्पेशल लेज़र लाइट से डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि दोनों तरफ की सिमेट्री बराबर बरकरार रहती है और उस लाइन के ऊपर ट्रांसप्लांट करने से जो बालों की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है। उसे कोई पहचान ही नहीं सकता कि इस इंसान ने अपने बालों का ट्रांसप्लांट कराया है। और कई बार तो जब हमें वो लोग मिलने के लिए आते हैं, हम खुद भी नहीं पहचान कर पाते कि इस इंसान ने बालों का ट्रांसप्लांट कराया है। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम जो पंचेस यूज़ कर रहे हैं, पंच होता है जिसके द्वारा सिर के पीछे से बालों की जड़ निकाली जाती है। हम बहुत हाई वैरायटी के पंचेस यूज़ करते हैं, यूएसए से कोल्स पंच, अर्टिप पंच और गोल्ड प्लेटेड पंच, सुप्रीम टाइप ऑफ पंच, कर्ली हेयर के लिए अलग डिफरेंट टाइप के पंच हम यूज़ करते हैं। और इन पंच यानी कि जो मशीन के द्वारा रूट निकाली जाती है, उसकी खासियत ये है कि सिर के पीछे किसी प्रकार का निशान नहीं पड़ता। अगर वो इंसान अपना सिर पूरा मशीन से करवा भी देगा तो ये पता नहीं लगेगा कि सिर के पीछे से बालों की जड़ें कहाँ से निकाली गई हैं, पीछे किसी प्रकार का भी निशान नहीं पड़ेगा और बिल्कुल बढ़िया नेचुरल ग्रोथ आएगी। इससे ज़्यादा हम ग्राफ्ट प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब ग्राफ्ट को, बालों की जड़ों को पीछे से निकाल के सिर के ऊपर लगाया जाता है, बालों की जड़ें जितना वक्त शरीर से जुदा होती हैं, उनमें से कईयों के नुकसान होने का, मरने का खतरा रहता है, तो हम उनको ग्राफ्ट प्रिजर्वेटिव में और प्लस पीआरपी में रखते हैं, ताकि बालों की जड़ें निकालने और लगाने के टाइम जितना वक्त हमारे शरीर से जुदा हैं, उनको बाहर भी न्यूट्रिशन मिल रही है और वो सारी की सारी ज़िंदा रहती हैं और लगने के बाद उन सभी की बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। सो हमारे सेंटर में बाकी सेंटर्स के मुकाबले ये एडिशनल बातें हैं और हमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा सेंटर सिर्फ बालों की समस्या और बालों के इलाज के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड है और ये हाईटेक सेंटर है। स्टरलाइजेशन का भी यहाँ पर हर प्रकार से पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर किसी को दूर से आना होगा तो यहाँ पर आपके सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई है उन पेशेंट्स के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट या दीगर जितने भी अमराज हैं बालों को लेकर, और इस सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई है उनके लिए? हमारे पास यहाँ पर जो बालों का ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं, मोस्टली लोग विदेशों से आते हैं या कश्मीर से आते हैं। उन लोगों को हमने ये सुविधा प्रोवाइड की है कि कोई एयरपोर्ट पे आता है तो वहाँ से एयरपोर्ट से हमें लाने का पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है। उनको अपने सेंटर पे बढ़िया रूम में ठहराया जाता है। 2 या 3 दिन उनको हाई क्वालिटी रूम्स और हाई में ठहराया जाता है और बिल्कुल प्योर हाइजेनिक खाना खिलाया जाता है। सो एक बार जो इंसान बालों के ट्रांसप्लांट की बुकिंग कर लेता है तो उसको सिर्फ आने जाने का खर्चा ही बर्दाश्त करना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें यानी कि ब्लड के टेस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट, पीआरपी, खाने वाली दवाई, रहने का खर्चा, ट्रांसप्लांट वाले दिन खाना, सब प्रकार से इस हॉस्पिटल की तरफ से ही, ट्रांसप्लांट सेंटर से ही दिया जाता है, ताकि उनको यहाँ आके किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आखिर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए लोगों को जिससे वो अपने सर के बाल महफूज रखे? क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए आए रोज़, अगर हम लोगों की बात करें जिनके बाल ठीक है, और क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए उनको? हाँ, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेल पैटर्न बाल्डनेस अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, गंजापन जरूर आएगा, मगर इसका खास ध्यान रख के हम इसको काफ़ी देर तक लेट कर सकते हैं। अगर इंसान को 40 साल में, 25 साल में गंजापन आना है तो हम उसको दवाइयों के ज़रिए, पीआरपी के ज़रिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए भी लेट कर सकते हैं। प्लस जो इससे जो ज़रूरी बात है कि उस इंसान को थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मेंटल टेंशन नहीं होनी चाहिए, माइंड पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रात को जाग जाग के काम करने से बचना चाहिए, ज़्यादा देर
मेंटल कंसंट्रेशंस पे, इंटरनेट पे काम करने से भी हेयर लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात, डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। डाइट का ऐसा रोल है कि हम बाल जो है वो उसमें कई विटामिन्स का रोल है। विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी यानी कि बायोटिन, जिसको हम हेयर विटामिन भी कहते हैं, ये चीज़ें जिन भी खाद्य पदार्थों में, खाने वाली चीज़ों में ज़्यादा हैं, अगर हम उस डाइट का ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं तो हमारे बालों की उम्र काफ़ी लंबी हो सकती है। इसमें एक आखिरी लाइन सिर्फ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपने एक ही लाइन में मैं डाइट बताना चाहूँगा कि रोज़ 3 से लेके 4 बादाम, 1 या 2 अखरोट, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच देसी घी, 4 से 6 पीस पनीर के, और सबसे ज़्यादा दालें, लेंटिल्स, अलग अलग प्रकार की दालें, और प्लस अंकुरित दालें, जैसे कि हम दाल को पानी में रख देते हैं और वो अगले दिन स्प्राउट बनने लग जाती है 2 या 3 दिन के बाद। उनमें बहुत हाई मात्रा में विटामिन्स होते हैं और इनका प्रयोग करने से बालों का लाइफ लंबा किया जा सकता है। और एक ही लाइन में ही मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि विशेष करके सिर पर गर्म पानी डालने से बचें, ब्लोअर ना लगाएं, यानी कि बालों को ड्रायर से बचा के रखें। साथ में स्मोकिंग का बालों के ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। स्मोकर्स में बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। और तीसरी जो ज़रूरी बात, जिन चीज़ों में फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, अजीनोमोटो साल्ट है, वो वाले पदार्थ लेने से, वो वाले फूड आइटम लेने से बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। सो 3 खास बातों का ध्यान रखें: अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड हॉट वाटर एंड हॉट एयर ऑन द हेड, एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाने में अजीनोमोटो नहीं होना चाहिए, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव किसी भी प्रकार के वो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे डॉक्टर के अरोरा, जिन्होंने हमें कई सारी अहम बातों से आगाह किया कि किस तरह से आप अपने बालों को महफूज रख सकते हैं। बहरहाल मज़ीद इसी तरह के और भी इंटरव्यूज़ आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर के मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से आदाब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम मेरे जम्मू और कश्मीर के दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ख़ास ध्यान रखें, सिर के ऊपर गर्म पानी का प्रयोग ना करें, ड्रायर और ब्लोअर का प्रयोग ना करें, सिर के ऊपर किसी प्रकार के केमिकल और जेल वगैरह से बचें, और फूड प्रिजर्वेटिव वाली आइटम्स ना लें। और अगर आपने बालों की ज़िंदगी लंबी करनी है तो फ्रेश फ्रूट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ड्राई फ्रूट लें, और हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लें, और नींद प्रॉपर करें, और मेंटल टेंशन और स्ट्रेस से बचें। इससे आपके बालों की पर्सनैलिटी बनी रहेगी। यकीन एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफ़ाक़तें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज़ायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट।